अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। इजलास में 26वीं आईन तरमीम का मुसविदा मंजूर किया जाएगा। रात गए वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। काबीना अरकान को आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया गया है। सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का मुसविदा मंजूर कर लिया जाएगा, जबकि दाद गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़हीर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी है, जबकि काबीना अरकान को आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया गया। सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और अब ये जानिए, JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम बिल पर कोई तनाज़ा नहीं। PTI की क़यादत ने बानी PTI की तायीद से मंजूर को मशरूत किया। PTI ने आज का दिन मांगा का जवाब आज मौसूल हो जाएगा, हम इनका इंतजार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि PTI को भी एतमाद में ले लिया, इनसे मुशावरत जारी रही। जिन निकात पर एतराज़ किया, हुकूमत इससे दस्तबरदार होने पर राजी हुई। तहरीक इंसाफ को हुकूमती रवैये से शिकायत रही, जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे यकीन है PTI मुस्बत अंदाज में जवाब देगी। उम्मीद है मौलाना तहरीक इंसाफ को भी कायल कर लेंगे। चाहता हूँ कि सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से कानून साजी हो। इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है आईनी तरमीम बिल पर कोई तनाज़ा नहीं। PTI की क़यादत ने बानी PTI की तायीद से मंजूरी को मशरूत किया। PTI ने आज का दिन मांगा, इनका जवाब आज मौसूल हो जाएगा, हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि PTI का भी एतमाद में ज़रूरी है, इनसे मुशावरत जारी रही। जो इब्तिदाई मुसवदा था और जिसको हमने मुस्तरद कर दिया था, हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई और तब जाकर एक इत्तिफाक राय हासिल हो सका। हमने इस मुसलसल पूरे 1 महीने में या उससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिए रखा। उनके साथ भी मुसलसल मुशावरत जारी रही और हुकूमत के साथ हमारी मुज़ाकरात में जितनी पेशरफ़्त होती रही, हमने उस पेशरफ़्त से मुसलसल उनको आगाह रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस इत्तिफाक राय को उनकी तायीद मंजूरी हासिल हो सके। कल का दिन उन्होंने मांगा और मैंने उनके साथ इत्तिफाक कराया। मुझे इंशाअल्लाह उनका जवाब मौसूल हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बाकी अपोजिशन जमातों को सुबह का टाइम दिया है और इंशाअल्लाह ताला वो आके मौलाना फजलुर रहमान साहब को मेरा यकीन है मुस्बत अंदाज में जवाब ज़रूर देंगे। यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान उनको भी कायल कर लेंगे कि हमारा इस इत्तेफाक के साथ दे। अब हमारा बिल है जो हमने मिल के लिखा है। मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करें। हुकूमत में जो इत्तेहादी जमातें हैं, मगर जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं, वो भी उस वोट में साथ दे सकेंगे। और जैसे हमने 18वीं तरमीम और 1973 की आइन की इत्तफाक़ी राय से पास करवाया, मेरा यही ख्वाहिश और यही कोशिश रहा है कि हम इस आइनी तरमीम को भी इत्तफाक़ी राय से, सियासी इत्तफाक़ी राय से पास करवाएं। मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हम साथ अगले पार्लिमानी सेशन में होंगे इंशाअल्लाह। यहाँ आपको बताएं कि आईनी तरमीमी बिल आज मंजूर करवा लिया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की रात गई गुफ्तगू, कहा कि काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। गुज़िश्ता रोज़ के मुसवदे पर कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी। इन तब्दीलियों के साथ काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना को पूरी तरह ब्रीफ कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि आईनी बेंचेस के क़याम, जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए टाइम लाइन्स भी शामिल की गई हैं। आइन में सेक्रेटेरिएट कायम करने की भी शिकत डाली गई हैं। कुछ इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, उनको भी उस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। 2:30 बजे टाइम लिया है अरकान काबीना ने
کہ وہ اپنی اوپینینز جو ہیں وہ فارم کرتے ہیں اس پہ، اور وزیر اعظم صاحب ہمیشہ اس بات کے قائل ہیں کہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے تقریباً ایٹ لیسٹ 4 ہفتوں سے تو یہ ایکسرسائز بہت تواتر سے جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی یقیناً یہ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے پیش کیا جائے فلور آف دا ہاؤس پہ، تو اس صورت میں بھی حکومت کی اجازت آئینی ترمیم کے لیے، اور چارجڈ ایکسپینس ہے اس میں جو آپ نے اس ڈرافٹ میں دیکھا ہوگا کہ اگر آئینی بینچز قائم ہونے ہیں تو ہم نے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے اور ان کی پرفارمنس ایویلویشن کے لیے اور احتساب کے عمل کو شفاف اور تیز بنانے کے لیے ٹائم لائنز دی ہیں، تو اس کے ساتھ ہم نے 2 وہاں پہ سیکریٹریٹ بھی قائم کرنے کی آئین میں شکیں ڈالی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کوئی سیکریٹریٹ، ان کے پاس ڈیٹا ریکارڈز کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے رجسٹرار آفس کو۔ میری ذاتی رائے ہے تحریک انصاف کو متفق نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کی سیاست ڈائیلاگ کی نہیں بلکہ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو واضح کیا کہ اب تحریک انصاف کچھ اور باتیں کر رہی ہے، اب انہوں نے کس سے مشورہ کرنا ہے، صرف تاخیر کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ لوگ مولانا فضل الرحمان کو چکر دے رہے ہیں، کسی کا ضمیر جاگ جائے تو ووٹ ہمیں بھی پڑ سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ بیٹھنا، مذاکرات کرنا، جمہوریت میں جو ڈائیلاگ کی اہمیت ہے اس کو جو ہے وہ جانچنا، یہ ان کی سیاست ہی نہیں ہے۔ ان کی سیاست اور انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو ویسے میں دعا گو ہوں کہ مولانا کی یہ بہت ہی ایک اچھی جمہوری اور محب وطن سوچ جو ہے وہ غالب آئے اور وہ کامیاب ہوں، لیکن میری اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں ہوگی۔ آج بھی انہوں نے وہاں پہ کچھ اور باتیں کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ صرف بہانہ کیا ہے، بہانہ انہوں نے کیا ہے کہ مولانا آگے کہا کہ جی ہم نے مزید جو ہے وہ مشاورت کی۔ وہ صرف ان کا ڈیلنگ ٹیکٹک ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چکر۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ آئینی ترمیم کے لیے آج مسودہ دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے گا۔ اگر اتفاق رائے نہ ہوا تو آئینی ترمیمی بل کا اپنا مسودہ لائیں گے، ایسا کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر چلیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی آئینی ترمیم کو منظور کروانے کا آپشن موجود ہے، تحریک انصاف سے ڈکٹیشن کیوں لیا جائے؟ تو کیا بریفنگ دی سر بلاول بھٹو صاحب نے؟ اگر ایک دن کا مزید ٹائم مانگا جاتا ہے یہ ایسی کوئی بات ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ٹائم مزید بڑھانے کی۔ ٹائم تو عملاً سر بڑھا دیا نا آپ نے، جو آج رات کو سینٹ تھا وہ کل پہ لے گئے۔ چھٹی کا دن ہے، چھٹی کے دن ٹائم بڑھایا، تو اس کا مطلب منڈے پہ چلا گیا، منڈے پہ چلا گیا اس کا مطلب؟ کل انشاءاللہ تعالی مطلب آج دونوں ایوان میں آج دونوں ایوانوں میں پیش ہوگا، دونوں ایوانوں میں پیش ہوگا۔ سر جی ڈیڈ لاک تھا کس بات پہ جو یہاں تک بات پہنچی، بات کے اس وقت تک؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ کل سے جو ہے پارلیمنٹ سے جو کنسنسس ڈاکومنٹ جس کے اوپر میں ساری پارٹیاں متفق ہیں، اچھی بات ہے اگر کنسنسس ہو جائے۔ کنسنسس نہ ہو جو ہمارا اوریجنل ڈرافٹ ہے ہم پھر اس کے اوپر ووٹ کروا لیں گے۔ سر نمبر گیم کے لیے حکومتی دعویٰ تھا کہ تو پھر پی ٹی آئی بھی ووٹ دے دے گی آپ کو، پی ٹی آئی بھی آپ کو ووٹ دے گی، وہ بھی اس کے اتفاق دے دے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 کے بعد اگر آئینی ترمیم کریں گے تو ہم بھی سپورٹ کر لیں گے۔ ہمیں اس قسم کی ڈکلیریشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تحریک انصاف کے 2 سینیٹر حکومت کو پیارے ہو گئے۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے خدشے کا اظہار کر دیا، کہا کہ فیصل سلیم اور سرکار تیمور شاید آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر کسی چیز کو مسترد نہیں کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا وقت گزرا، ہمیں مزید مشاورت کے لیے وقت چاہیے، آئینی ترمیم رات کے اندھیرے میں کرنا اچھا شگن نہیں۔ کچھ سینیٹرز ان کے طرف ہیں جس کا ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ جو پارلیمان کے ہمارے نمائندگان ہیں وہ ہمارے پارلیمان میں آئیں گے اور ہم توقع کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری تو گفتگو تو چلتی رہی ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کا سارا جتنا ہمارے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے، اور اچھے انداز میں ہم نے سارے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔
دیکھو ہمارے مزید مشاورت کے لیے وقت تو چاہیے. حکومت میں ہر چیز پاسبل ہے، کیوں نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ایسے آئینی ترامیم ہے کہ آپ رات کے اندھیری میں کرتے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، آپ کیبنٹ کا جو میٹنگ ہے وہ بھی آپ پارلیمان میں رکھیں اور اس کو 4-4 5-5 مرتبہ آپ تبدیلی کا ٹائم تبدیل کرتے ہیں، تو ایسے قانون سازی سے نہ قانون سازی بہتر ہے. یہ کوئی اچھا شگون نہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر قانون احسن اقبال کا کہنا ہے کہ کوشش کی ہے کہ سب کی سپورٹ مل جائے، سپورٹ موجود ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. ہماری حد الوسع یہ کوشش ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے براڈ بیسڈ سپورٹ مل جائے، اور اگر وہ مل جائے گی تو بہت اچھا ہے، ورنہ پھر حکومت کا پلان بھی ہے. آئینی ترمیم منظور نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا. کہا کہ حکومت مرضی کے فیصلے لینے کے لیے آئین سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے. منصورہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول کہتے ہیں کہ ترمیم پر پی پی اور مولانا کا 100% اتفاق ہے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان سے اتفاقی رائے ہو گیا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مولانا نے حکومت کے مسودے سے اتفاق کر لیا. انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کا تقرر سینیورٹی پر نہیں ہوگا. آئینی ترمیم کا مقصد مرضی کی عدلیہ ہے. آئینی کا سلسلہ جاری ہے. سب باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ حکومت اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتی ہے، اپنی مرضی کی عدالت اور جج چاہتی ہے، اور اپنی مرضی کے فیصلے چاہتی ہے. ایک متفقہ آئین جو اس وقت بہترین ڈاکومنٹ کی صورت میں موجود ہے اس میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے. لہٰذا کوئی بھی ایسا عمل اس وقت جو ترمیم کے حوالے سے مکمکا کرنے کا عمل ہو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. ایک مسودہ اگر متفقہ طور پر پاس کر لیا ہے تو واضح طور پر کیا ہے وہ بھی اس طرح سے سامنے نہیں آ پا رہا، اور اگر پاس کر لیا ہے تو پھر اعتراض کس بات پہ ہو رہا ہے. مسودہ ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، اور بالعموم تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسودہ بعض اوقات کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا اور اچانک سے آ جاتا ہے، اور پوری قوم تشویش میں ہے. چیف جسٹس کی مدت پوری ہو رہی ہے اور نئے چیف جسٹس کا تقرر اب تک ہو جانا چاہیے تھا. کوئی آئے یا نہ آئے، آج 26ویں آئینی ترمیم ہر صورت پاس ہوگی. سینیٹر فیصل وابڈا کی پارلیمان ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہیرو سے زیرو ہونے میں دیر نہیں لگتی. آ جائیں گے تو عزت بچ جائے گی، نہیں بھی آئیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے مزید کہا کہ جو الزام لگانے ہیں لگاتے رہیں، اب کوئی وضاحت نہیں دی جائے گی. سب سے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، 26 ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے الحمدللہ. آ جائیں گے تو عزت بچ جائے گی، نہیں آئیں گے ترمیم ہو جائے گی، عزت نہیں رہے گی. ہیرو سے زیرو ہونے میں دیر نہیں لگتی. بتاؤں گا ایک چیز بتاؤں گا، لمحہ بر لمحہ بتاؤں گا ان کی شکلیں کے چہرے اترے میں کیوں یہ گئے کے پی ہاؤس. There will be no further clarification on all these allegations. کوئی کلیریفیکیشن اب نہیں ہوگی. جس نے جو سمجھنا ہے، جس نے جو الزام لگانے وہ لگاتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے 26 ترمیم ہو رہی ہے اور وہ نگارے کے لیے پہلی پلاننگ ہوگی. مولانا فضل الرحمان کا گھر سیاسی قائدین کا ہیڈ کوارٹر بن گیا. آئینی ترمیم سے متعلق فضل الرحمان سے مشاورت کے لیے نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے چکر پر چکر جاری ہیں. صبح سے اب تک مولانا کی کار پارکنگ کس کی گاڑیاں پارک ہوتی رہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مولانا کا گھر سیاست کا گڑھ. دن کا آغاز سیاسی قائدین کی آمد کے ساتھ آئینی ترمیم پر نرمی کی درخواست لیے بلاول بھٹو دوبارہ مولانا کے گھر گئے اور ہر بار مولانا کی حمایت کا دعویٰ دہرایا. میرا خواہش یہ ہے جو ہمارا آپس کا طے شدہ اگریڈ کنسنسس جوڈیشل ریفارمز کی مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلیمان میں پیش کرے. اس لیے جتنے یہ ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. بلاول کی بات سنتے ہی تحریک انصاف کی قیادت بھی سربراہ JUI کی رہائش گاہ پہنچی، نشست کی اور دعویٰ کیا مولانا ہمارے ہیں. آنیاں جانیاں دیکھ کر حکمراں جماعت سے بھی رہا نہ گیا. مولانا کو رام کرنے کے لیے اسحاق ڈار کی قیادت میں آرام سے ملاقات کی. موجودہ سیاسی تناظر میں فضل الرحمان تمام سیاسی جماعتوں کے مولانا بنے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کی سیاسی امامت کی صفوں میں کھڑا کون ہوگا. یہاں آپ کو بتائیں کہ خواجہ آصف کا پاکستان تحریک انصاف وفد کی بانی سے ملاقات پر رد عمل سامنے آ گیا. ٹویٹ پر لکھا کہ تکبر کے ماؤنٹ ایورسٹ پر بیٹھا شخص اپنی ذات کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف وفد بانی سے قومی اور آئینی معاملات پر گفتگو کرنے گیا تھا. بانی کہنے لگے کہ میرا ٹی وی خراب ہے، ورزش کی مشین نہیں میسر،
वो कहने लगे कि बिजली नहीं आ रही, एससीओ कॉन्फ्रेंस क्यों होने दी गई। बानी मुलाकात में कहने लगे कि हंगामे, तोड़फोड़, बर्बादी क्यों नहीं की जा रही। मुलाकात में कहा कि हुकूमत क्यों चल रही है, मईशत क्यों बहाल हो रही है। मजीद कहने लगे कि महंगाई क्यों कम हुई, अमन और अमान क्यों कायम है। अब ये जानिए, मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार और दीगर से वजाहत तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। चीफ जस्टिस ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार और मास्टर से भी वजाहत तलब की। डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को भी वजाहत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। बात करेंगे कुछ गजा की सूरत हाल पर, तो आपको बताएं कि गजा के इलाके बैतुल हया पर इसराइली बमबारी से जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 80 तक जा पहुंची। मुतादिद जख्मी हो गए। शुमारी गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली फौज की गजा में अपने 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाके पर 180 रॉकेट फायर किए। 1 इसराइली हलाक, 13 जख्मी हो गए। लबनान में भी इसराइली जहरियत जारी है। बैरूत समेत शुमाली और जुनूबी लबनान पर बमबारी 2 दिन में 36 शहरी शहीद कर दिए गए। 204 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म घर पर ना होने की वजह से बच गए। लबनान में इसराइली जहरियत जारी है। बैरूत समेत शुमाली और जुनूबी लबनान पर बमबारी हुई, जबकि 2 दिन में 36 शहरी शहीद कर दिए गए। 204 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म घर पर ना होने के बाइस बच गए। अब आपको बताएं कि इसराइल के ईरान के खिलाफ जवाबी हमले के मंसूबे से मुतालिक इंतहाई खुफिया मालूमात लीक हो गई। अमेरिका ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मालूमात पर मुश्तमिल दस्तावेजात पर 15 और 16 अक्टूबर की तारीख दर्ज है और ये जुम्मे को मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी एक टेलीग्राम अकाउंट पर शाया होने के बाद ऑनलाइन गर्दिश करना शुरू हो गई थी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का कहना है कि इस मामले से जुड़े 3 अफराद ने इसे तहकीकात की तस्दीक की है, जबकि इनमें से एक ने दस्तावेजात की सदाकत की तस्दीक की है। एक अमरीकी अहदेदार ने बताया है कि ये लीक बहुत ही तशवीश है। ये दस्तावेजात इसराइली की तरफ से ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले की तैयारियों की तफसील फराहम करती है। आपको बताएं कि इसराइल के ईरान के खिलाफ जवाबी हमले के मंसूबे से मुतालिक इंतहाई खुफिया मालूमात लीक हो गई हैं। अमरीका ने तहकीकात का आगाज भी शुरू कर दिया है। मालूमात पर मुश्तमिल दस्तावेजात पर 15 और 16 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। ये जुम्मे को मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी एक टेलीग्राम अकाउंट पर शाया होने के बाद ऑनलाइन गर्दिश करना शुरू हो गई थी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का कहना है कि इस मामले से जुड़े 3 अफराद ने इसे तहकीकात की तस्दीक की है, जबकि इनमें से एक ने दस्तावेजात की सदाकत की तस्दीक की है। एक अमरीकी अहदेदार ने बताया है कि ये लीक बहुत ही तशवीशनाक है। ये दस्तावेजात इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले की तैयारियों की तफसील फराहम करती है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकाबले में पाकिस्तान के लिए खेलने की एक और तजवीज़ दी गई है, जबकि भारतीय मीडिया का कहना है PCB ने भारतीय टीम को मैच खेलकर वतन वापस जाने की पेशकश की। टीम चंडीगढ़ या दिल्ली जा सकती है। नई दिल्ली या चंडीगढ़ जाने का ऑप्शन सिक्योरिटी खर्चात के बायस दिया गया। PCB ने भारत के तीनों राउंड मैच लाहौर और रावलपिंडी में कराने की रजामंदी जाहिर की, ताहम BCCI ने इसे मुस्तरद किया। वेबसाइट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है इवेंट के हर मैच के लिए क्रिकेट टीम का पाकिस्तान जाना और वापस भारत आना काबिल अमल नहीं। अब आपको बताएं कि इमर्जिंग एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 रन से शिकस्त दे दी। ओमान में खेले गए मैच में भारत के 183 रन के जवाब में पाकिस्तानी शाहीन 7 विकेटों पर 176 रन बना सके। पाकिस्तानी बॉलर सुफियान मकीम ने भारतीय बैटर को पवेलियन का रास्ता दिखाया तो अभिषेक अपने जज्बात पर काबू न रख सके। उलझने पर सुफियान मकीम ने उनको खामोशी से ड्रेसिंग रूम लौटने की हिदायत कर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान को सीरीज में क़यादत सौंपने पर गौर जारी है। हतमी फैसला चेयरमैन PCB और सेलेक्टर की मुशावरत से होगा।
दौरा ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा चैलेंज, कप्तानी उससे भी बड़ी जिम्मेदारी। बाबर आजम मसलिहत और वक्त की नजाकत के तहत क़यादत से जान छुड़ा चुके। पीसीबी के लिए सीरीज के कप्तान का इंतखाब $1 मिलियन का सवाल बन चुका। जराये के मुताबिक सलमान आगा जूनियर होने की वजह से रेस से काफी हद तक बाहर हो चुके। जराये के मुताबिक कप्तानी संभालने के लिए मोहम्मद रिजवान की कड़ी शराइत। टीम सिलेक्शन में इख्तियार मांगने के साथ मखसूस खिलाड़ियों के हवाले से भी फरमाइशी प्रोग्राम जारी कर दिया। जराये के मुताबिक मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टीम की कारकर्दगी पर सवाल उनसे किया जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर उनको मुकम्मल अथॉरिटी मिलेगी, तभी वो क़यादत की भारी जिम्मेदारी संभालेंगे। चेयरमैन पीसीबी बोर्ड थिंक टैंक को मज़ीद उम्मीदवारों को ज़ेरे गौर लाने की हिदायत कर चुके। मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मुल्तान से इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 मैचेस की सीरीज का फैसला कुन टेस्ट जुमेरात से रावलपिंडी में शुरू होगा। कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान जाहिर किया गया है। जाहिद महमूद की जगह मीर हमजा को टीम में शामिल किया जा सकता है। मुल्तान में पहला टेस्ट इंग्लैंड और दूसरा पाकिस्तान ने जीता था। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को पीसीबी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान पैदा हो गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी इनके काम से बेहद मुतमईन है, जिसकी बुनियादी वजह इनके मुंतखब करदा स्क्वाड की इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में विनिंग परफॉर्मेंस है। ज़रा के मुताबिक आकिब जावेद को टीम मैनेजमेंट, विमेन जूनियर क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस हैसियत में वो लामहदूद इख्तियारात के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। वो सिर्फ चेयरमैन पीसीबी को अपने काम से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करेंगे। अब आपको बताएं कि विमेन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इवेंट के सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से शिकस्त दी थी। जनूबी अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेटों से फाते रही थी। पाकिस्तान और भारत की टीमें ग्रुप स्टेज पर ही इवेंट से बाहर हो गई थीं। आपको बताएं कि विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इवेंट के सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से शिकस्त दी थी। जनूबी अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेटों से फाते रही थी। पाकिस्तान और भारत की टीमें ग्रुप स्टेज पर ही इवेंट से बाहर हो गई थी। अब ये जानिए कि खराब मौसम के बाद चौथे दिन का खेल खत्म करने पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑन फील्ड एम्पायर से उलझ पड़े। दोनों ने एम्पायर से मैच जारी रखने की दरख्वास्त की, जिसको ऑन फील्ड एम्पायर की जानिब से मुस्तरद किया गया। भारतीय खिलाड़ियों की एम्पायर से तकरार और बहस मुबाहिसे की तस्वीर वायरल हो गई। मजीद आपको बताएं कि साबिक पाकिस्तानी लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को एक बार फिर ज्वाइन कर लिया। वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। रवां बरस अगस्त के दौरान बांग्लादेश टीम के दौरे पाकिस्तान में भी मुश्ताक अहमद ने स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां संभाली थीं। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 21 अक्टूबर से शुरू होगा। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो के अल नसर और अल शबाब के दरमियान जोरदार मुकाबला। पुर्तगाल स्टार ने आखिरी लम्हात में गोल करके टीम को कामयाबी दिला दी। अल नसर ने एक के मुकाबले में 2 गोल से मैदान मारा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में मुख्तलिफ कोर्सेज से पास आउट होने वाले कैंडिडेट्स ने शानदार ड्रिल का मुजाहिरा किया। पास आउट होने वालों में 150 में PMA लॉन्ग कोर्स, 69 में इंटीग्रेटेड कोर्स, 24 में लेडी कैडेट कोर्स और 36 में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट शामिल हुए। बात करेंगे कराची में बढ़ते जराइम के हवाले से। तो आपको बताएं कि लियारी ली मार्केट में रिहायशी इमारत से 4 खवातीन की गला कटी लाशें मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी है। घर के सरबराह फारूक और 2 बेटों को पुलिस ने शामिल तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट मुरतब करने का हुक्म दे दिया। कराची को जराइम से पाक ना किया जा सका। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बाहक हो गया। औरंगी टाउन परेशान चौक पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। लासिर स्क्वायर सुपर मार्केट के करीब भी फायरिंग का वाक़या पेश आया। एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ आपको बताएं कि 6 पुलिस एहलकारों को कच्चे में बुलाकर शहीद किया गया। इसमें कालू नामी मुलजिम भी मुलविस है। शकूर लाखू का मोबाइल मेरे पास है, उसमें उसकी डाकुओं के साथ बातचीत भी मौजूद है। SSP घोटकी हफीजुर रहमान बुगटी ने DIG सखर पीर मोहम्मद शाह के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा कि DIG पीर मोहम्मद शाह ने कहा था कि तुम बहुत ऊंचा उड़ रहे हो, गिर जाओगे। DIG हैदराबाद तारिक धारेजो ने मुझे फ़ोन करके शकूर लाखू को छोड़ने का कहा। मजीद कहा कि कच्चे में डाकुओं से मुतालिक तहकीकात की जाए कि वो डाकू क्यों बने हैं।
आलमी सकाफती मेले में एक जानिब कोरियन बैंड ने परफॉर्म किया तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के मारूफ गुलकार का आवाज़ का जादू जगता रहा। मजीद क्या तफसीलात हैं आसिम भट्टी से जानते हैं। जी आसिम। दूसरे सैयारे का सफर खलाई स्टेशन के हमले पर खलाई मखलूक हमलावर हो गई। साइंस फिक्शन फिल्म मूवी ऐश का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल रिलीज होगी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।